Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss about meiosis। तो सबसे पहले हम meiosis का conceptual part अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम NCERT रीडिंग करेंगे और फिर हमारा meiosis कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइकिल ऑफ इवेंट्स क्या क्या होते हैं। चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों शुरू किससे होते हैं? इंटरफेज से। इंटरफेज में 3 सब फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2 फेजेस। इंटरफेज के बाद आता है मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 चीज़ों में मियोसिस ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। राइट, कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ये नहीं कि साइटोकाइनेसिस पहले हो जाएगा और फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस भी 4 स्टेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 को हमने 5 सब फेजेस में डिवाइड कर रखा है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। राइट, कैरियोकाइनेसिस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस 1। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास 2 सेल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद हमारे पास 2 सेल्स आ जाते हैं। फिर ये दोनों सेल्स क्या किस में जाते हैं? इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज इंटरकाइनेसिस। राइट, उसके बाद क्या होता है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी वही 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। पर प्रोफेज 2 को अनलाइक प्रोफेज 1 हमने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में डिवाइड नहीं कर रखा है। प्रोफेज 2 को हमने डिवाइड नहीं कर रखा है। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेम एज इन माइटोसिस, जैसे मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था साइटोकाइनेसिस होगी, बिल्कुल वैसी ही साइटोकाइनेसिस यहाँ पे भी होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये एक क्रोमोसोम है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फ़र्क इसमें और इसमें क्या है कि इस वाले क्रोमोसोम में तो सिर्फ एक क्रोमैटिड है और इसमें 2 क्रोमैटिड हैं। जब एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। राइट, ये छोटा सा पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा कि ये भी एक क्रोमोसोम ही है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि एक में एक क्रोमैटिड है और दूसरे में 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब हमें क्या देखना है? एक चीज़ देखनी है हमें। देखिए, ये हमारा था पेरेंट सेल, ये वाला जो सेल है ये हमारा है पेरेंट सेल। ठीक है, हमने इसमें डिवीजन शुरू करवानी है। तो प्रोफेज 1 में तो पहले हमारे पास क्रोमैटिन की फॉर्म में था जेनेटिक मटेरियल जो भी था, अब वो किस में कंडेंस हो चुका है? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं प्रोफेज 1 में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट इन प्रोफेज 1। ठीक है, फिर मेटाफेज 1 में क्या होता है? 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, यानी कि 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मेरे पेरेंट सेल में है और हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम मैटरनल है और एक क्रोमोसोम पैटर्नल है। ये आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। फिर देखिए एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर जाते हैं? सेपरेट कर जाते हैं। फिर आता है टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है टीलोफेज में और ये जो सेल है पेरेंट सेल ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो 2 डॉटर सेल्स बने ये फर्दर डिवीजन करेंगे, मियोसिस 2 में जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। अब क्या होगा? क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। पहले क्या हो रहा था? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे एनाफेज 1 में, पर अब एनाफेज 2 में क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। यानी कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है तो ये ऐसे बीच में से कट जाएगा, ये आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे आ जाएगा।
फिर एनाफेज 2 के बाद आता है टीलोफेज 2, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा दोनों तरफ, और फिर हमारे पास 2 सेल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, 4 सेल्स ऑब्टेन हो जाएंगे सॉरी एट द एंड। तो देखिए हमारे पास था क्या इनिशियली, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा सेल था जिसमें 6 क्रोमोसोम्स थे, विद ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। फिर मियोसिस 1 हुआ, हमारे पास क्या आ गया, एक ऐसा सेल आ गया जिसमें 3 क्रोमोसोम रह गए बट विद ईच क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमैटिड्स। फिर मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 होने के बाद भी हमारे पास 3 ही क्रोमोसोम्स रहे, विद ईच क्रोमोसोम हैविंग ओनली 1 क्रोमैटिड। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कौन सा रिजल्ट, कि पहले हमारे पास 6 क्रोमोसोम्स थे और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे। मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के बाद हमारे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस बाय हाफ, और हर एक क्रोमोसोम में अभी भी 2 ही क्रोमैटिड्स हैं। बट मियोसिस 2 होने के बाद क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट रिड्यूसेस बाय हाफ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। वेट अ मिनट। यस, तो लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, the production of offsprings by sexual reproduction include the fusion of 2 gametes each with a complete haploid set of chromosome। हमें पता है gametes are always haploid and zygote is always diploid। gametes are formed from specialized diploid cells। gametes जो कि haploid होते हैं वो specialized diploid cells से form होते हैं। किस प्रोसेस से, meiosis से। This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells। This kind of division is called meiosis। अब लिखा है meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase, right? We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This led to formation of haploid gametes। The key features of meiosis are as follows। जैसे meiosis involve 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझा दिया ऑलरेडी। Meiosis 1 is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। जब हम ये कहते हैं कि S phase में DNA रेप्लिकेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले एक क्रोमैटिड था, अब रेप्लिकेशन होने के बाद एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड आ गए हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है। Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome। ये थर्ड पॉइंट हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको अगर ना भी समझ आए तो कोई नहीं। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। तो ये आपको पता है meiosis, ये एक सेल था पेरेंट सेल, meiosis 1 हुआ, ये 2 में डिवाइड हो गया, फिर meiosis 2 होगा और टोटल हमारे पास 4 सेल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1 में हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 जो होता है इट इज़ लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स। इसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। किस बेसिस पे, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। क्या क्या फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, राइट। अब देखिए ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज के दौरान द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। L फॉर लेप्टोटीन, L फॉर लाइट माइक्रोस्कोप से याद रखेंगे कि क्रोमोसोम धीरे धीरे हमें विजिबल होने लग जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन. कॉम्पैक्शन का मतलब कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में बदलना इज कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन. तो लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज क्या है, जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by the pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. तो ये क्या लिख रहे हैं ये मैं बताती हूँ. जैसे कि हमें पता है कि हर एक सेल में, जैसे मान लीजिए हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. अब 23 पेयर्स में अगर मैं हर एक पेयर को देखूं तो वो हर एक पेयर एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है. एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है और एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है. और आपस में हम इन दोनों को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट. इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज होती है ना हमारे पास, तो उन दोनों कॉपीज को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है. अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये पास पास आते हैं और एसोसिएट करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस. अब मान लीजिए ये मैं 3D में तो नहीं बना पाऊंगी यहाँ. ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आपने एक और क्रोमोसोम रख दिया, मान लो ये, ठीक है. ये 2 क्रोमोसोम एक साथ रख दिया आपने, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं इस वाली चीज़ को. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अब हमने ये जो हमारे पास साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का कम्प्लेक्स बना, राइट. इसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो कहते ही हैं, साथ में हम इसको बाइवेलेंट या टेट्राड भी कहते हैं. बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों, बाइवेलेंट क्यों, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट. और टेट्राड क्यों, क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमैटिड्स हो गई, इसीलिए हमने इसमें टेट्राड वर्ड का यूज किया. और बाइवेलेंट क्यों, बाइवेलेंट टर्म कहाँ से आई है, 2 क्रोमोसोम्स की वजह से. और टेट्राड क्यों आया है, 4 क्रोमैटिड्स की वजह से. टेट्राड वर्ड क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में आया है और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में आया है. However, they are more clearly visible at the next stage. कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है बाइवेलेंट टेट्राड या फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये हमें जाइगोटीन में बन तो जाता है बट हमें इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता. अगले स्टेज में दैट इज पैकेटीन में हमें ये अच्छे से विजिबल हो जाता है. The first 2 stages of prophase 1 are relatively short compared to next stage that is पैकेटीन. ठीक है. फिर लिखा है ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल एज टेट्राड. यही लाइन लिखी है कि हमारे पैकेटीन के दौरान हमें बाइवेलेंट टेट्राड या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अच्छे से दिखने लग जाता है. This stage is characterized by appearance of recombination nodule, the site at which crossing over occur between non-sister chromatid of homologous chromosome. Crossing over is exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme-mediated process and enzyme involved is called recombinase. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि होता क्या है
ये जैसे मैंने बनाया, सबसे पहले क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन होना या क्रॉसिंग ओवर होना। ये दोनों ऐसे आर्म्स जो होती हैं ये एक दूसरे पे आ जाती हैं और ये क्रॉसिंग ओवर करती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, इसका एक क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में चले जाना और दूसरे का पहले वाले में चले जाना। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देखिए, इसमें ये पिंक था, ये पिंक था और ये क्या आ गया बीच में, ग्रीन पोर्शन आ गया, राइट। और ये वाला जो ग्रीन था इसमें बीच में क्या आ गया, पिंक पोर्शन आ गया, ये वाला, राइट। तो ऐसे अपना जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर लेड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। और ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। आपको पता है एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, और जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि इस वाले क्रोमैटिड और इस वाले क्रोमैटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। फिर लिखा है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। मतलब रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कब हो जाती है, बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वहाँ पे क्रोमोसोम अटैच रह जाएंगे। जैसे कि मैंने भी डायग्राम में दिखाया कि यहाँ पे क्रोमोसोम आपस में क्या है, इस वाले पॉइंट पे क्या है, अटैच है, राइट। तो ये अटैच रह जाते हैं। फिर लिखा है बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन is recognized by dissolution of synaptonymal complex and tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from one another except at the site of crossing over। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन फेज में बना था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए थे, साइनेप्सिस का मतलब क्या था, पास आना, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, राइट। तो साइनेप्सिस का मतलब था पास आ जाना, राइट, और आपस में पेयरिंग कर लेना। तो ये जो अब ये जो पेयरिंग हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, अब ये दूर दूर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। बट ये दूर दूर तो जाएंगे, बट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पर अटैच रहेंगे, वहाँ से दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर लिखा है दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, लिखा है दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइजमेटा। इन oocytes of some vertebrates diplotin can last for months or years। तो ये चीज देखते हम, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है। ये एक बार मैं दोबारा से दिखाती हूँ, ये इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइजमेटा। तो काइजमेटा का फॉर्मेशन कब होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। अगर आपसे कोई पूछे कि काइजमेटा कब बना, तो डिप्लोटीन में बना, ठीक है। फिर आता है द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा मतलब खिसक के काइजमेटा का टर्मिनल्स पे चले जाना, ठीक है, इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। During this phase, the chromosome are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation। मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो थ्रू आउट प्रोफेज चलता ही है और मियोटिक स्पिंडल भी असेंबल हो जाते हैं ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम को मियोसिस मेटाफेज 1 में सेपरेट कर सके। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। डायाकाइनेसिस represents transition to metaphase।
अब मेटाफेज में मैंने दिखाया था द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। काइनेटोकोर क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, इसके यहाँ पे एक प्लेट सी लगी होती है, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, राइट, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, राइट। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं, मैंने आपको दिखाया था जस्ट अभी कि 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं मेटाफेज 1 में, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और मियोसिस 1 में क्या, मेटाफेज 1 में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सॉरी, एनाफेज 1 में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में लिखा है द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच एट द सेंट्रोमियर्स। अगर आपको ये समझ आ गया ना, जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी रीडिंग से पहले समझाया था, तो आपके लिए एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने समझाया था अभी। टीलोफेज 1 में देख लीजिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। जब एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं तो उन जो 2 सेल ऑब्टेन हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? डायड ऑफ सेल्स। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है इंटरफेज में क्रोमोसोम्स तो होते नहीं, इंटरफेज में तो क्रोमैटिन की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। अब हमें पता है टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस आएगा। इंटरकाइनेसिस इज अ टाइप ऑफ इंटरफेज, और इंटरफेज में तो क्रोमोसोम्स होते ही नहीं, क्रोमैटिन होते हैं, राइट। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स टीलोफेज 1 में थे वो अपने आप को क्या करेंगे? क्रोमैटिन में कन्वर्ट करेंगे, बट इतना भी कन्वर्ट नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल ही क्रोमैटिन बन जाए, ठीक है। The stage between 2 meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. अब जैसे अगर हम पढ़ें प्रोफेज, अब ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। माइटोसिस हमने समझ रखा है, एक मेटाफेजिक प्लेट बनी, क्रोमैटिड सेपरेट हुए, ये बिल्कुल माइटोसिस है। बस मियोसिस 1 में क्या याद रखते हैं? 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अब लिखा है मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इसका मतलब है कि मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स अभी पूरी तरीके से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हुए भी नहीं थे कि मियोसिस 2 शुरू हो गई साइटोकाइनेसिस के बाद। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosome again become compact. Compact का मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाना, that means क्रोमैटिन का क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाना। At this stage, the chromosome align at the equator and microtubules from opposite pole get attached to kinetochores of sister chromatids. Anaphase 2, it begin with simultaneous splitting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allowing them to move toward opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to the kinetochore. Then लिखा है telophase 2 में meiosis and with telophase 2 in which 2 groups of chromosome once again get enclosed by the nuclear envelope, cytokinesis follows resulting in formation of tetrad of cells. मतलब meiosis 1 के बाद dyad of cells बनता है और meiosis 2 के बाद tetrad of cells बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे significance of meiosis. Meiosis is a mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms.
क्या कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मियोसिस नहीं होगी तो गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे अगर, तो फर्टिलाइजेशन जब होगी तो हर बार क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा प्रोजेनी में, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर नहीं हो पाएगा अगर मियोसिस नहीं होगी। It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next। कैसे? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। अगर आपको कुछ भी पार्ट ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। मेनली तो आपको ये समझ आना चाहिए था, जो मैंने एनसीईआरटी तो बस थ्योरेटिकल ही है, ये जो पोर्शन है ना ये पूरा, जिसको ये समझ आ गया उसके लिए तो एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। So thank you for watching my video. Stay tuned for upcoming ones. Bye bye.